जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सीडीएस विद सौरभ। और ये हमारा पॉलिटी का सेकंड पार्ट है फॉर सीडीएस, एफकैट एंड एनडीए। पहला पार्ट ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा यहीं पे यूट्यूब चैनल पे। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम शुरुआत करेंगे। अब इसके अंदर अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक ये सारे के सारे जो हमारे प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है एंड इट कम्स अंडर पार्ट 3। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट 4 की बात करेंगे, डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के बारे में भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। राइट तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये बेसिकली वो मूलभूत या फिर बेसिक जो राइट्स हैं जो हमारे सिटीजन्स को दिए जाते हैं, हर एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। राइट और इसको हमने लिया था कहां से? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था इस कॉन्सेप्ट को, और अभी फिलहाल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज पार्ट 3 में मेंशन्ड है, आर्टिकल्स 12 से 35 है। यूएस बिल ऑफ राइट्स वहां पे बोला जाता है, वहां से इसको हमने बोरो किया था। इसी को हम इंडिया के अंदर मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इट इज सो इंपॉर्टेंट। नेचर जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब क्या हुआ सर? कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या फिर उसको डिप्राइव रखा जाता है फंडामेंटल राइट से, तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हो। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जहां पे आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जा सकते हो और साथ में आप स्टेट के अगेंस्ट भी जा सकते हो। और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जहां पे आप स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हो और कुछ के केस में सिर्फ इंडिविजुअल के अगेंस्ट जा सकते हो। राइट तो इस तरीके से आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका नेचर जस्टिसिएबल है। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो दे आर द प्रोटेक्शन इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान हमें ये प्रोटेक्शन देता है और हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को ये फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है, राइट चलो इस चीज को जरूर याद रखना। यहां पे इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है दैट दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स इट इज जस्टिसिएबल एंड सिटीजन्स कैन अप्रोच कोर्ट्स इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स 6 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 6 अलग अलग कैटेगरी के फंडामेंटल राइट्स की। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी। अब क्योंकि आर्टिकल्स तो 12 से लेकर के 35 तक हैं, तो इनके अंदर अगर हम 12 और 13 की बात करें तो उसमें हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, हम स्टेट को डिफाइन करते हैं, स्टेट क्या होता है। राइट उसके बाद आर्टिकल नंबर 14 से शुरू हो जाता है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि डील करते हैं राइट टू इक्वालिटी को लेकर के। अभी अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24, right to freedom of religion 25 to 28, then cultural and educational rights 29 and 30, और साथ में right to constitutional remedies which comes under article number 32, और इसको हम हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज गिवन दिस टर्म बाई डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल नंबर 31, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब उसको रिमूव कर दिया गया है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, राइट क्लियर। चलिए अब एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है सर? आर्टिकल 14 यह कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सब या सारे के सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे और कोई भी ऊंच नीच, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रहेगा किसी के भी बीच में। राइट, नो मैटर व्हाट इज द सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है। द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल द पर्सन। इसमें सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को ये राइट्स मिले हुए। ये ध्यान रखना, कभी आपसे ये सवाल अगर पूछता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स फॉरेन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं या नहीं है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे आर्टिकल 14 इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। देन इट प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी एक्शंस बाय द स्टेट। रैंडम एक्शंस आप स्टेट की तरफ से आपके अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। राइट एंड इक्वल प्रोटेक्शन मतलब
अगर एक जैसे सर्कमस्टेंसेस हैं तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर फाइन किसी के ऊपर 400 रुपए है तो दूसरे के ऊपर भी 400 रुपए होगा। अगर किसी को 2 महीने की कैद हो रही है किसी गुनाह में तो दूसरे सामने वाले इंसान को भी सेम होगा। तो दिस इज बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी भी तरीके का, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, तो इस चीज को प्रोहिबिट करता है हमारा आर्टिकल नंबर, इस चीज को प्रोहिबिट करता है हमारा आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, क्लियर? डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का नहीं चलेगा, राइट? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, राइट? कोई भी बाहर का व्यक्ति है उसके लिए आर्टिकल 15 अवेलेबल नहीं है। ठीक, अब स्टेट किन चीजों में स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है? स्टेट का मतलब यहां पे गवर्नमेंट की बात हो रही है। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। ठीक, आर्टिकल 16 मतलब यहां पे ये लोग हैं जिनको एक्सेप्शंस है, ठीक है, इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सारे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सारे गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये भी सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन अगेन यहां पे भी रिजर्वेशंस हैं बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये अपने आप में ही थोड़ा सा आप कह सकते हो कि विरोधाभास है ना, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है भी और नहीं भी है, बट दिस इज हाउ इट गोज। नाउ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत जो पहले से चला आ रहा है, जो कि एक तरीके का सोशल इविल है, क्राइम है, उसको एबॉलिश करना, उसके लिए आर्टिकल नंबर 17 है। मूवी भी आ चुकी है, 15 पे भी आ चुकी है, 17 पे भी मूवी आ चुकी है। नाउ अनटचेबिलिटी इज डिक्लेयर्ड इलीगल, आप किसी को भी अनटचेबल डिक्लेयर नहीं कर सकते और उसके साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस। देन सोशल इक्वालिटी, डिग्निटी को प्रमोट करता है ये आर्टिकल। ऑल्सो एनफोर्स थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, राइट? चलो, आपसे कभी ये पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 17 जो अनटचेबिलिटी है उसको एनफोर्स कौन सा कानून देश का कराता है, तो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 18 की बात करते हैं। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी भी तरीके का टाइटल जो स्टेट है, इट कैन नॉट कन्फर टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स किसी को राजा, महाराजा, महाराज, राजाधिराज, ठीक है, इस तरीके के टाइटल्स किसी को नहीं मिलेंगे। इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स, सिटीजन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। देन फॉरेनर्स होल्डिंग इंडियन ऑफिस कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल्स विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट। ठीक है, भारत रत्न हो गया, पद्मा अवार्ड्स हैं। ठीक है, ये अवार्ड आपको मिल सकते हैं, किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन इनको आप टाइटल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 क्या बोलता है? फ्रीडम्स। ठीक है, ये कौन कौन से फ्रीडम्स है सर? पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आप कहीं पे भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो, ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हो। देन पीसफुली कहीं पे भी असेंबल कर सकते हो विदाउट आर्म्स। एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव्स बना सकते हो, कोई भी मूवमेंट आप ले आ सकते हो। यू कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, और चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो। ठीक है, मूवमेंट इज ईजिली डुएबल। ठीक है, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। देन रेसिडेंस की अगर हम बात करते हैं, यू कैन रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बी इट कश्मीर और कन्याकुमारी। प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस थ्रू आउट द कंट्री। कहीं पे भी आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। लेकिन दीज आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या हुआ कि जहां पे जरूरत पड़ रही है, जहां पे लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शंस है, वो आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कहीं पे भी अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हो, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप कल को जाकर के किसी को भी गाली नहीं दे सकते हो, और अगर आपने उस बैरियर को तोड़ा तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक केस हुआ 10th ऑफ जुलाई को या 9th ऑफ जुलाई को आई गेस, कि एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के एंड ही यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज, राइट? ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड ही यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि उसके अगेंस्ट केस बन सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोल दिया है कि हम इनको माफ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। आप ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो फ्रीली। ठीक है, इफ
इट इज नॉट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन आर्टिकल नंबर 20 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस। नाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को ही कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट नॉट एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड, ठीक है, राइट। तो कैन नॉट पनिश फॉर एक्ट नॉट एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड, ठीक है, राइट। देन उसके बाद कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए दो बार आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हो। कैन नॉट बी फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ, आप खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए तीनों चीजें अवेलेबल है, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अच्छा यही दो ऐसे राइट्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सिटीजन्स को अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 और 21, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है सीडीएस में। सो आर्टिकल 21 सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, किसी भी व्यक्ति को लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को लेकर के आप उसको डिप्राइव नहीं रख सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको मार देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कि लॉ के अगेंस्ट कोई व्यक्ति जाए, ठीक है। तो राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये हर किसी व्यक्ति के पास है, विच कम्स अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 20, 21 को जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन राइट टू एजुकेशन 21 का ही पार्ट है, 21 का ए, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ये भारत सरकार निश्चित करेगी। देन ये कब ऐड हुआ था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक। स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड इट हैज बीन एनफोर्स्ड थ्रू द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 6 से 14 साल के बच्चे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इस टाइम पे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल नंबर 22, ठीक है, हेबियस कॉर्पस याद रखना आगे आएगा। अब राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो क्यों अरेस्ट कर रहे हो ये उसको इन्फॉर्म आपको करना पड़ेगा। दूसरा, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, ये भी आपको यहाँ पे हर किसी सिटीजन के पास राइट है। एंड देन राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, इसी से रिलेटेड है हेबियस कॉर्पस, यानी कि कोई भी अगर पुलिस वाला किसी को अरेस्ट कर लेता है तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। यानी फर्जी केस में आपको अरेस्ट अगर किया जा रहा है तो मैजिस्ट्रेट के सामने आप जाओगे तो तुरंत मतलब रिलीज हो जाओगे। तो इसलिए कोई भी फर्जी केस आपके अगेंस्ट नहीं लग सकता है एज पर आर्टिकल नंबर 22, ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अ पॉसिबल फ्यूचर ऑफेंस। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कोई नेता है, अब वो उस नेता के कहने पे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो उस नेता को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रख दिया जाता है। जैसे अभी कुछ साल पहले, शायद 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे जो बड़े नेता थे, या इवन 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो उस टाइम पे भी इस तरीके की चीज़ें की गई थी कि जो लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है, यानी उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, उनको लॉकअप में नहीं रखा जाता है, जेल में नहीं डाला जाता है, बस आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, सो दैट आपके जो समर्थक हैं, जो कि मिसक्रिएंट्स हैं, ठीक है, कोई फ्यूचर ऑफेंस कर सकते हैं, उससे बचाया जा सके देश को, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, राइट। तो इसके अंदर ये बैन करता है किन चीज़ों को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, बेगर को, ठीक है, फोर्स्ड लेबर को और बॉन्डेड लेबर को, यानी ज़बरदस्ती आप एक व्यक्ति से काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है, बेगारी जिसको बोलते हो वो नहीं कर सकते हो, किसी को फोर्सफुली नहीं करा सकते हो, बॉन्डेड लेबर नहीं करा सकते हो कि नहीं आपको तो 8 महीने या 10 महीने या 2 साल 3 साल यहाँ करना ही पड़ेगा, नो, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। देन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, आर्टिकल नंबर 24, इसी से रिलेटेड है। 14 साल से नीचे के किसी भी बच्चे को आप फोर्सफुली नहीं काम करा सकते हो, ठीक है। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन माइंस, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड इट एम्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। अब ये वाला जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर वाला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 23, ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, राइट, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक। द स्टेट मे इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, राइट। तो ये हमारा आर्टिकल 24 है।
अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, आर्टिकल नंबर 25 से 28। 25 क्या बोलता है सर? 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी रिलीजन चूज कर सकता है। ही कैन प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट अ रिलीजन अवेलेबल टू ऑल पर्सन, ठीक है, लेकिन साथ में इट इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 26। ये क्या कहता है सर? कि कोई भी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो हैं, दे कैन एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्स, ठीक है। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, राइट। तो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। देन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए फ्रीडम, नॉट अलाउड इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, नो पर्सन कैन बी फोर्स टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विदाउट कंसेंट। तो जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को लेकर के आपको फोर्स नहीं कर सकता है, यू आर फ्री फ्रॉम दैट। आर्टिकल नंबर 29, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर, उसको कंजर्व करने का राइट है उसके पास, चाहे ट्राइबल पीपल हो या रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, ठीक है। कोई भी सिटीजन कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन टू स्टेट फंडेड और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, ठीक है। और ये सिर्फ अगेन सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है सर? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जितने भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उन सब के पास ये राइट है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो स्टैब्लिश कर पाए, ठीक है। और स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ग्रांटिंग एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। देन लास्ट टू आर्टिकल्स, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब यहां पे रिपील कर दिया गया है। ओरिजिनली इट वाज अ फंडामेंटल राइट, अब रिमूव कर दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब रिमूव किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब क्या बन गया है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट एक लीगल राइट है। और कौन से आर्टिकल के तहत ये एक लीगल राइट है? आर्टिकल नंबर 300 पार्ट ए, ठीक है, राइट। एंड सिटीजन्स कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर इट्स वायलेशन। अगर किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो फंडामेंटल राइट नहीं है भैया वो, उसके लिए आप आर्टिकल नंबर 32, यानी कि जो हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पास नहीं जा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको जाकर के लीगली अपना फाइट करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 300 पार्ट ए। लास्ट फंडामेंटल राइट, not last but one of the most important fundamental right, which is right to constitutional remedies, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है या उनको ढंग से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस केस में आप कोर्ट में जा सकते हो और अपने लिए लड़ सकते हो as per the article number 32, which is right to constitutional remedies. कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको रेमेडीज देगा इस मामले में, कॉन्स्टिट्यूशन ही आपकी सहायता करेगा, ठीक है। देन वी हैव रिट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है रिट्स को इशू करने के लिए। पहला है हेबियस कॉर्पस। ये क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो उसको विद इन 24 घंटे मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिलीज करना पड़ेगा। तो आपके अगेंस्ट जबरदस्ती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज मैंडमस, कमांड्स पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी। अगर किसी ने ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं करी तो उसके अगेंस्ट भी जाया जा सकता है। देन प्रोहिबिशन स्टॉप्स लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, यानी कोई भी लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर के फैसला नहीं दे सकती है, उसके लिए आपको केस हायर कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। सर्टियोरेरी, ट्रांसफर और क्वैश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट के पास ये पावर होती है कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर को ट्रांसफर कर पाए हायर कोर्ट में या फिर क्वैश कर दे। एंड को वारंटो, यानी कि इट क्वेश्चंस लीगैलिटी ऑफ होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। अगर कोई गलत तरीके से पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो उस केस में दिस रिट्स कम इनटू द प्ले, राइट। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ राइट्स जो हैं वो सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे। ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलने वाले हैं? आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलेंगे। सभी लोगों को कौन कौन से मिलेंगे?
इसके अलावा जितने बच रहे हैं यानी कि 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब के लिए हैं। नेक्स्ट, अमेंडेबिलिटी। ये सिर्फ पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। देन बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, अमेंडमेंट्स कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हमारे यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा जो प्रियम्बल है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर को जो डिफाइन करते हैं, फ्रेटर्निटी है, इंटीग्रिटी है, रिपब्लिक है हमारा देश, है ना। तो इस तरीके से हम अपने देश में इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। तो इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज भी कर रहे हो, अगर किसी एक फंडामेंटल राइट में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन से या ओमिशन से किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हताहत नहीं होना चाहिए या फिर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं। पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस एज पर आर्टिकल नंबर 33। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करते हैं। अब ये कहां पे मेंशन्ड है सर? पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है क्या? दीज आर मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से हमारे देश के हर एक नागरिक की ड्यूटी भी तो है। अगर आपको राइट्स मिलेंगे तो आपको ड्यूटीज भी निभानी पड़ेंगी देश के प्रति, ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 51A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। सारी की सारी ड्यूटीज इसी में लिखी हुई हैं। कहां से इंस्पायर होकर के हमने इसको ऐड किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या अनडिवाइडेड रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आफ्टर इमरजेंसी के थ्रू इसको लागू किया गया था। कमिटी कौन सी थी? सोरेन सिंह कमेटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए है। एंड दे आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि किसी ने अगर अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाई तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक, अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन कौन सी हैं, इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, बाहरी लोगों के लिए नहीं है। इट प्रमोट्स डिसिप्लिन, पैट्रियोटिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देन इट ऑल्सो हेल्प्स बैलेंस राइट्स विद ड्यूटीज, यानी आपके पास फंडामेंटल राइट्स है तो भैया आपको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। यूजफुल इन इंटरप्रेटिंग लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज वन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। एंड टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 ओरिजिनल और एक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड की गई थी, जो कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। अब इन ड्यूटीज की हम बात करते हैं एज पर आर्टिकल नंबर 51A। ड्यूटी नंबर 1, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी कि आपको देश के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखनी है, उसके हिसाब से चलना है, उसके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना है, देश के इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो जो फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स हैं उनको चेरिश भी करना और फॉलो करना। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता, अखंडता और इंटीग्रिटी को क्या करना? यहां पे प्रोटेक्ट करना और अपहोल्ड करना, राइट। देन डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। एक तो देश की सेवा करना हमारा 24 घंटे काम है, ठीक है, इट इज योर जॉब टू डिफेंड द कंट्री। एंड जब भी नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो आपको वो सर्विस देनी पड़ेगी, और नहीं भी बुलाया जाए तब भी हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया देनी ही चाहिए। प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। तो जितने भी देश के नागरिक हैं उनके साथ हार्मनी और ब्रदरहुड को, भाईचारा को प्रमोट करना। नेक्स्ट, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, राइट। नेक्स्ट, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। जितने भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, पार्क्स हैं, रिजर्व्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना, और साथ में इसके अलावा भी कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई मॉन्यूमेंट है, उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ह्यूमैनिज्म को डेवलप करना एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को डेवलप करना। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कई बार हम आलस के तौर पे, आपके साथ भी कई बार होता होगा
कि हम नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या बैठे हुए हैं, हमें पता है कि यार सीडीएस में ये चीज़ हमें आनी चाहिए बट नहीं आ रही है और हम तब भी नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मेरे पास आते हैं, राइट। तो एक्चुअली अगर आप अपने आप को देशभक्त मानते हो तो इट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी टू डेवलप दैट साइंटिफिक टेम्पर, टू चेज द एक्सीलेंस, ठीक है, टू हैव द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। तो ये एक्सेलेंस को चेज करना जो है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट। अगर हम अपना बेस्ट देने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो यू आर एक्चुअली गेटिंग योर सेल्फ डिटैच फ्रॉम द फंडामेंटल ड्यूटी टुवर्ड्स योर नेशन। उसी नेशन के बारे में बात हो रही है जिस नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बंदूक उठाना चाहते हो, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू चेज द एक्सीलेंस। Then the last one, strive for excellence in all spheres of individual and collective activity for parents or guardians to provide opportunities for education to children below 6 and 14 years of 6 to 14 years of age, ठीक है। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सारे पेरेंट्स और गार्जियंस की फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन पार्ट 4A, ठीक है। ये जो राइट टू एजुकेशन वाली ड्यूटी है, राइट, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आई थी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे देश के नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी है तो वैसे ही देश की सरकारों की भी तो कुछ ना कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी। तो एक्चुअल में जो देश की सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो या लोग हों, ठीक है, उन सब की भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं देश के नागरिकों के लिए, ठीक है। उन्हीं को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत देखते हैं, ठीक है। नॉट ड्यूटीज एक्चुअली, बट इसको आप ड्यूटी से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। दे आर गाइडलाइंस, काइंड ऑफ गाइडलाइंस फॉर द स्टेट टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो हम जैसा देश बनाना चाहते हैं वैसा बनाने के लिए जो देश की संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ कर्तव्य है। तो उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, ठीक है, जो कि कहाँ मेंशन्ड है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। 12 से 35 क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज। 51A है, 12 से 35 है फंडामेंटल राइट्स, 51A है फंडामेंटल ड्यूटी, और इन दोनों के बीच में यानी 36 से लेकर 51 है डीपीएसपीस। कहाँ से लिया गया सर, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर सरकार डीपीएसपीस को फॉलो करने में नाकाम रही तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हो। देन इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। एंड एम है टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, सोशली सबको एक जगह पे लाना, ठीक है, इकोनॉमिकली सबको इक्वालिटी पे लाना, ठीक है, ये इनके मेजर एम है, ठीक है। अब डीपीएसपीस और फंडामेंटल राइट्स को दोनों को मिला करके सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, राइट। चलिए, ये कुछ डिफरेंसेस हैं डीपीएसपीस और फंडामेंटल राइट्स में, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है, राइट। चलो, अब जो डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। आर्टिकल नंबर 43, ये क्या बोलता है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी सभी वर्कर्स को बराबर के लिविंग वेज मिलने चाहिए, ठीक है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए और अच्छा खासा वो लिविंग वेज मिलना चाहिए, उसका एक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एंड प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ठीक है, राइट। देन आर्टिकल नंबर यहां पे हमारे पास 47 इज देयर, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ और प्रोहिबिशन को लेकर के, ठीक है, कि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करे, न्यूट्रिशन के लेवल को इंप्रूव करे, जिसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव किया जाए, ठीक है, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और हार्मफुल ड्रग्स को प्रोहिबिट किया जाए। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंपॉर्टेंट वन, आर्टिकल नंबर 44, ठीक है, कि कॉमन सिविल लॉज होने चाहिए सभी सिटीजन्स के लिए, किसी भी कास्ट, क्रीड, ग्रेड, रिलीजन, जेंडर का हो, ठीक है। मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनके कॉमन लॉज होने चाहिए, ठीक है। एम्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड इक्वालिटी एंड इट इज नॉन जस्टिसिएबल, अगेन कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो। देन आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ठीक है, इट मेंटेन्स जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को रिस्पेक्ट करना, यानी कि अगर कहीं पे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है,
और डिस्प्यूट का जो सेटलमेंट है उसको आर्बिट्रेशन से सेटल किया जाए रादर देन कि हम कोर्ट में जाएं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ दिस वन ओनली, ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करना साइंटिफिक लाइंस पे बेस होकर के, ठीक है। ब्रीड्स को प्रिजर्व करना, साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री करना, स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स, मिल्क, ड्रॉट कैटल, इनको प्रोहिबिट करना। देन आर्टिकल नंबर 50 जुडिशरी को सेपरेट करना एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। आर्टिकल नंबर 49 नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, ठीक है, जो हिस्टोरिक और आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस के हैं उनको जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, डैमेज, रिमूवल या एक्सपोर्ट ऑफ हेरिटेज है इसको प्रिवेंट करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डीपीएसपीस का पार्ट है, ठीक है। फिर अब आर्टिकल नंबर 43B जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एडिशनल हैं, सबसे पहले प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, एज पर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो ये यहाँ पे आर्टिकल नंबर 43B के तहत है कि आप देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, उनके तहत काम कर सकते हैं। देन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A, ये सबको मिलता है, ठीक है। देन ये सरकार की जिम्मेदारी कि सबको इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिले। आर्टिकल 350A, ठीक है, मदर टंग में जो इंस्ट्रक्शन है कि स्टेट्स मस्ट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, ठीक है, राइट। चलिए, देन डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अलग से हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, टू प्रमोट हिंदी एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, हिंदी को संस्कृत से इनरिच करना, बाकी इंडियन लैंग्वेजेस से इनरिच करना, ठीक है। इंश्योर हिंदी डेवलप्स विदाउट हार्मिंग अदर लैंग्वेजेस एंड सपोर्ट्स लिंग्विस्टिक यूनिटी, राइट। तो दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू दिस सेक्शन, ठीक है। ये है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपीस का एक कंपैरिजन, ठीक है। चलिए, अब रिट्स की बात करते हैं। एज पर आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 368 जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, 5 टाइप के रिट्स हैं, ठीक है। अब रिट होते क्या है? रिट क्या है? ये एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करता है या हाई कोर्ट इशू करता है किसी भी पर्सन को या अथॉरिटी को या लोअर कोर्ट को टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ स्पेशल एक्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का किसी भी पर्सन, अथॉरिटी या लोअर कोर्ट को कि इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। क्या? रिट्स, ठीक है। कौन इशू करता है? या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है एज पर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स जो कि जुरिस्डिक्शन ज़्यादा बड़ा है। पर्पस क्या है रिट्स का? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स, यानी जो भी फंडामेंटल राइट्स या फिर लीगल राइट्स देश के नागरिकों को मिले हुए हैं उनका एनफोर्समेंट भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको राइट दे दिए लेकिन कोई भी आके छीन के चला जा रहा है, तो छीन के ना जा पाए इसके लिए आपके पास रिट्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपको डिटेन नहीं किया जा सकता बिना वजह के, बट अगर आपको डिटेन कर लिया गया तो फिर क्या, तब क्या होगा? उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी उस पर्टिकुलर ऑफिशियल को कि भैया आप मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर ये गिल्टी नहीं है तो क्यों फिर अरेस्ट किया, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक। 5 टाइप के रिट्स होते हैं। अब ये रिट्स क्या है? पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। यू शैल हैव द बॉडी। ये कब होता है? टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड, द कोर्ट ऑर्डर्स द डिटेनिंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर इट एंड जस्टिफाई द डिटेंशन, ठीक। किसके अगेंस्ट ये जारी होता है? या तो किसी इंडिविजुअल या अथॉरिटी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट। कब होता है? जब डिटेंशन इलीगल होता है, कोई लीगल बेसिस नहीं होता है, जबरदस्ती आपने किसी को अरेस्ट कर लिया। और इफेक्ट क्या होता है? इमीडिएट रिलीज इफ डिटेंशन इज अनजस्टिफाइड, ठीक। नेक्स्ट इज हेबियस कॉर्पस। अगला हेबियस कॉर्पस का मैंडमस है। अच्छा, हेबियस कॉर्पस में अ पर्सन हु इज अरेस्टेड विदाउट वारंट और हेल्ड बियॉन्ड द लीगल पीरियड कैन सीक इमीडिएट रिलीज थ्रू दिस रिट, पहली चीज है, ठीक। दूसरा, इट कैनॉट बी इशूड व्हेन डिटेंशन अंडर अ वैलिड लॉ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर कोई वैलिड लॉ के अगेंस्ट किसी को डिटेन किया गया है तो आपको हेबियस कॉर्पस से कोई भी सहायता नहीं मिलेगी, या फिर नेशनल इमरजेंसी के दौरान एज पर आर्टिकल 359 किसी को अरेस्ट किया गया है तब भी यहाँ पे आपको कोई भी राहत नहीं मिलेगी।
और ये भी सिटीजन्स फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। कौन सा? हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट वन इज मैंडमस, वी कमांड। ठीक, अब ये कहां पे इशू होता है? इशूड टू पब्लिक ऑफिशियल, गवर्नमेंट बॉडी या कॉर्पोरेशन या फिर कोई लोअर कोर्ट टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी और लीगल ऑब्लिगेशन दे हैव फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने या लोअर कोर्ट ने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है तो उसके अगेंस्ट हम मैंडमस इशू कर सकते हैं। ठीक, पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट, गवर्नमेंट बॉडीज के अगेंस्ट, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट। कब? जब वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। ठीक है, एंड इट कंपेल्स परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक ड्यूटी। ठीक है, राइट। चलो, अब मैंडमस की अगर हम यूज की बात करते हैं, राइट, तो if a government officer refuses to issue a license despite the person being legally entitled, mandamus orders the officer to issue it। ठीक है, मतलब पब्लिक ऑफिशियल अगर कुछ भी ऊंच नीच कर रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कब इसका इस्तेमाल नहीं होगा? किसके अगेंस्ट नहीं होगा? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट के अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज के अगेंस्ट, या फिर डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज। ठीक है, मैंडेटरी ड्यूटीज अगर है तो उसके अगेंस्ट नहीं होगा। ठीक, और ये भी सिटीजन के लिए ही सिर्फ अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब टू प्रोहिबिट, ठीक है, टू फॉरबिड या टू स्टॉप। अब ये कब होता है? इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई अवहेलना की है, अवमानना की है, गलत किया है कहीं पे, या अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गई है, या ट्रिब्यूनल है वो जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गई है, तो उस केस में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये जारी करती है। ठीक, किसके अगेंस्ट? इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट। कौन जारी करेगा? कोर्ट एक्ट बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। इस केस में कौन जारी करेगा? हायर कोर्ट्स। एंड क्या होता है, एक बार किसी लोअर कोर्ट ने, सपोज करो किसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कर दिया है, तो उस केस में हाई कोर्ट उसको जारी करेगी प्रोहिबिशन, एंड इट विल स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग इन द लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट आगे कोई भी सुनवाई नहीं कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोहिबिशन। ठीक, अब प्रोहिबिशन में क्या है? ये प्रिवेंटिव है कि डिसीजन लेने से पहले ही आपने प्रिवेंट कर दिया। सर्टियोरियरी क्या है? क्यूरेटिव है। ठीक है, कि डिसीजन ले लिया उसके बाद उसको क्वैश करता है सर्टियोरियरी। ठीक है, अब ये जो प्रोहिबिशन है किसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है? लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट। ठीक है, ये सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज जैसे ट्रिब्यूनल या कोर्ट के अगेंस्ट ही जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सर्टियोरियरी, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट, कौन इशू करता है? बाई सुपीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर केस फ्रॉम लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और टू क्वैश एन ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाई अ लोअर कोर्ट दैट एक्सीडेड इट्स जुरिस्डिक्शन और वायलेटेड नेचुरल जस्टिस। अगर कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर दे देता है तो हायर कोर्ट उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए क्या कर सकती है? ऑर्डर जारी कर सकती है। ठीक है, भले ही वो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, लेकिन अगर अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के पास किया है तो यहां पे सर्टियोरियरी जारी हो जाएगा। किसके अगेंस्ट होता है ये? इंफीरियर कोर्ट, छोटी कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। कब? जबकि ऑर्डर पास होता है विथ एक्सेस जुरिस्डिक्शन या फिर एरर ऑफ लॉ के तहत, एंड क्वैशेस द ऑर्डर ऑफ द लोअर अथॉरिटी। जब भी ऐसा होगा तो लोअर अथॉरिटी के ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, राइट। चलो, देन ग्राउंड्स क्या होते हैं इशू के? एक्सेस और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड एरर ऑफ लॉ। ठीक है, और ये भी सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही जारी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होगा। लास्ट वन इज को वारंटो, बाई वॉट अथॉरिटी। ठीक है, बाई वॉट अथॉरिटी या वारंट। ये कब होता है? इशूड टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन्स क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। इफ द पर्सन कैनॉट प्रूव अ लीगल राइट टू होल्ड द ऑफिस, द कोर्ट डिक्लेयर्स द अपॉइंटमेंट इनवैलिड। अगर मान लो कोई गलत व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस में जाकर के बैठ जाता है या बैठने की कोशिश करता है, उस केस में ये जारी होता है को वारंटो। ठीक है, अ पर्सन क्लेमिंग अ पब्लिक ऑफिस अनलॉफुली। ठीक, राइट। तो इस केस में उस इंसान के अगेंस्ट केस भी हो सकता है और उसको ऑफिस से तो हटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव नेचर है। राइट, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिसेस के लिए है जो कि लॉ के तहत क्रिएटेड है। कैनॉट बी इशूड फॉर प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिसेस। ओनली रिट अवेलेबल टू एनी सिटीजन। ठीक है, ये किसी भी सिटीजन के लिए अवेलेबल है, एकमात्र रिट। कौन सा? को वारंटो, याद रखेंगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब पार्लियामेंट जो हमारा है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। मतलब क्या हुआ सर इसका?
एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, ठीक है, बहुत लैंडमार्क केस है। ये कहता है कि जब पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है एज पर आर्टिकल नंबर 368, बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ सर? कॉन्स्टिट्यूशन सर्वे सर्वा है, सुप्रीम है, पहला, ठीक है। दूसरा, सवर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर जो इंडिया का है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सेक्युलर कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और यहाँ पे लेजिस्लेटिव, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन सारे मुद्दों को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो एज पर द सुनवाई ऑफ केशवानंद भारती केस इन 1973, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे करते हैं हम, और क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अमेंडमेंट क्या है? एक फॉर्मल चेंज है भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम कोई एडिशन या मॉडिफिकेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक, राइट। कब किया जाता है? जब भी कोई सोसाइटी या गवर्नेंस में कोई चेंज की जरूरत होती है, ठीक है। कहां से हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं? एज पर आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन कहां से बोरो किया है हमने? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पावर किसके पास है इस अमेंडमेंट के लिए? सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? किस चीज़ को आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं? पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड प्रोविजंस दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, सवर्निटी, इक्वालिटी, इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को आप चोट नहीं पहुंचा सकते हो, ठीक है, राइट। चलिए, एज पर द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 368 कौन से पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इट इज इन पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं हमारे देश में कितने टाइप के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। पहला है बाई सिंपल मेजॉरिटी, राइट। अब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे आपको सिंपल मेजॉरिटी से भी आप उसको चेंज कर सकते हो। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, राइट। ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी नए स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, राइट। सिटीजनशिप में कोई अमेंडमेंट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को पार्लियामेंट में यूज़ करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट है। नई स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन सैलरीज, अलाउंसेस, इसको लेकर के ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन टेरिटरीज को लेकर के, 5th एंड 6th शेड्यूल के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ठीक है, ये सिंपल मेजॉरिटी सॉल्व होती है। देन स्पेशल मेजॉरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, दोनों हाउस का टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी होना चाहिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि अगर 550 लोग लेट से लोकसभा में हैं तो पहली चीज़ तो मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी 272 से ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करने चाहिए, ठीक। सॉरी, अगर हम 543 की बात करते हैं, यहाँ पे 543 सीट्स, ठीक है, लोकसभा में, तो 272 से ज़्यादा लोग आपको टोटल सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, उस दिन लेट से उस दिन आपके पास 500 लोग आए हैं, प्रेजेंट हैं, तो 500 का 2/3 भी होना चाहिए। यानी दोनों चीज़ें साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। जितने लोग प्रेजेंट और वोटिंग है उसका 2/3 होना चाहिए आपके पास सपोर्ट, और टोटल का आधे से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 272 तो मैंडेटरी है ही, ठीक है। अब इसके ऊपर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 भी होना चाहिए, ठीक है। प्रोविजंस अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, कौन कौन से प्रोविजन को हम स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड करते हैं? पहला, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, पार्ट 3, देन डीपीएसपी पार्ट 4, देन ऑल अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कवर्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स रैटिफिकेशन, देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स हो गए, देन इन सभी कैटेगरीज में जो नहीं आते हैं अभी कैटेगरी, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी वाला कैटेगरी 1, और ये आपका कैटेगरी 2 हो गया, इसके बाद कैटेगरी 3 भी आएगा। तो 1 और 3 में जो नहीं आता वो सब 2 में आ जाता है स्पेशल मेजॉरिटी में। अब 3 में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स, यानी कुछ ऐसे मुद्दे भी देश के अंदर हमारे होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं जिसमें पार्लियामेंट का तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए, प्लस स्टेट्स का भी रैटिफिकेशन चाहिए। यानी पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी और कम से कम 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स भी उसको मेजॉरिटी के थ्रू पास करें, ठीक है। जैसे
प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, अगर इसमें आपको कोई चेंज लाना है तो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और स्टेट्स को भी रेटिफाई करना पड़ेगा। देन राज्यसभा की जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड कोई मुद्दा है। देन एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन और स्टेट का, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड कोई प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजन, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो 7 शेड्यूल में है, इससे रिलेटेड कोई मुद्दा, उसमें चेंज लाना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट के बीच, आर्टिकल 368 में ही कोई चेंज लाना है, इन सब के लिए आपको पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की और टोटल का 50% से ज़्यादा, प्लस स्टेट्स एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट्स उसको रेटिफाई करें, यानी वो भी पास करें, ठीक है, राइट। चलो, तो ये 3 टाइप के अमेंडमेंट्स यहां पे आपके पास हो गए। एक हो गया सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स रेटिफिकेशन, ठीक है। और ये हैं इनके एग्जाम्पल्स, मतलब एग्जाम्पल्स यानी कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इन पे अमेंडमेंट ला सकते हैं, राइट, ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन से की अमेंडमेंट्स है जो अभी तक हो चुके हैं। पहला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इट एडेड 9th शेड्यूल, कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी, प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड वैलिडेटेड जमींदारी एबोलिशन लॉज। ये 1951 में ही आ गया था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में, ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आया था, जिसमें पार्ट ABCD स्टेट्स को हमने अबॉलिश किया था और यूनियन टेरिटरीज को, साथ में स्टेट्स को क्रिएट किया था। 24th अमेंडमेंट 71 में आया, इट अफर्म्ड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड मेड प्रेसिडेंशियल एसेंट मैंडेटरी। 42nd वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जैसे वर्ड्स ऐड हुए थे, ठीक है। देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें ओरिजिनल 5 ईयर टर्म ऑफ लोकसभा को रीस्टैब्लिश किया गया। पहले 6 साल के लिए कर दिया गया था, फिर 2 साल बाद वापस से 5 साल के लिए कर दिया गया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, आर्टिकल 31 से 300A में पहुंचा दिया गया, ठीक है। चलो, कुछ ऐसे चेंजेस भी किए गए जो आर्टिकल नंबर 42 के तहत अमेंडमेंट नंबर 42 के तहत लाए गए थे, अब 44 में उसको हटा दिया गया, ठीक। चलो, फिर 52nd अमेंडमेंट आया 1985, इसने 10th शेड्यूल को ऐड किया, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ठीक है। देन 61st अमेंडमेंट 1989, इसमें 21 साल जो पहले वोटिंग एज थी उसको कम करके 18 साल कर दिया गया लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें पंचायती राज वेरी इंपॉर्टेंट 11 शेड्यूल में ऐड किया गया, पार्ट 9 एंड 11 शेड्यूल। 74th अर्बन लोकल बॉडीज, अगेन सेम, पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल। देन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये फंडामेंटल राइट को लेकर के आता है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था, यानी कि राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया एज पर आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है, राइट। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिमिटेड टू 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा या स्टेट असेंबली, ठीक है, राइट, यानी कि 15% से ज़्यादा आपके पास मंत्री नहीं हो सकते हैं। 100 सीटें अगर किसी असेंबली में हैं तो 15 से ज़्यादा MP नहीं होंगे, 200 सीटें हैं तो 30 से ज़्यादा नहीं होंगे, एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं। देन 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, इसके तहत GST काउंसिल को में चेंजेस किए गए, GST को लाया गया, 246A, 69A, 79A को ऐड किया गया, ठीक है। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक, राइट। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सर यूनियन एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया और साथ में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी देखा। अब बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, ये सब कुछ आता है। अब आर्टिकल नंबर 51A तक तो हमने क्या देखा सर, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 52 से शुरू हो जाता है यूनियन कैबिनेट या यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक, राइट। तो इसके तहत आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 62 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 63 से 73 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद 74 से 75 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बीच में और भी आर्टिकल्स इसमें मिक्स भी हैं, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 75 से लेकर के देन आर्टिकल 352 तक भी जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की।
ठीक है, राइट। यहाँ पे 72 याद रखेंगे आर्टिकल, अभी आगे आएगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 1। हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जितने भी डिसीजंस होंगे वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 53, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ठीक है, 5 में ही मेंशन्ड है, 4 में फंडामेंटल जो सॉरी डीपीएसपीज हैं वो मेंशन्ड है। देन 52 से 62 प्रेसिडेंट स्ट्रिक्टली डील करता है। ओथ ऑफ ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया है, ठीक है। एंड जो सैलरीज हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है हमारे प्रेसिडेंट की, ठीक है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए, 35 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर के तौर पे इलेक्ट होने के लिए आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं करेंगे, ना तो भारत सरकार में, ना स्टेट गवर्नमेंट में, या कोई लीगल अथॉरिटी सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी सेड गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंट कौन नहीं बन सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन किसके लिए है? पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, 35 साल एज ना हुई हो, नॉट क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, या फिर अनसाउंड माइंड का इंसान हो, या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, ठीक है। कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट अगर है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर है, ये डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, इनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट काउंट नहीं होता है, ठीक है। देन आर्टिकल 58 लेज डाउन क्वालिफिकेशन 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, जैसे कि नो प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन अलाउड ड्यूरिंग टेन्योर। फिर टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो 5 साल का होता है, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं अगर आते हैं तो। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, कितने भी बार री इलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेशन की अगर हम बात करें 5 साल से पहले किसी भी प्रेसिडेंट की, तो 2 तरीके हैं जिससे कि प्रेसिडेंट को टर्मिनेट किया जा सके। पहला है रेजिग्नेशन, यानी खुद से रेजिग्नेशन दे दें, ठीक है। किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा को इन्फॉर्म करेंगे एज पर आर्टिकल 56 पार्ट 1 पार्ट ए। दूसरा है रिमूव कर दिया जाए, यानी कि इंपीचमेंट के थ्रू देश के राष्ट्रपति को रिमूव कर दिया जाए। ये कब होगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ना कोई वायलेशन हो, और इंपीचमेंट का एक लंबा प्रोसेस होता है एज पर आर्टिकल 61, ठीक है, राइट। चलिए, अब इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है सर, ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन होगा। क्या होगा? जो चार्जेस लगेंगे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, वो दोनों में से किसी हाउस में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, इनिशिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इनिशिएट करने के लिए कम से कम 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस को साइन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट कि प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है। हटाना है इसका मतलब हट नहीं गए हैं, हटाने की प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए भी एटलीस्ट इतने लोगों का सिग्नेचर चाहिए। अब उसके बाद 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, इससे पहले कि रेजोल्यूशन को मूव किया जाए ताकि प्रेसिडेंट अपनी सफाई दे पाए। फिर रेजोल्यूशन को इनिशिएट किया जाएगा किसी एक हाउस में, ठीक है। अब उस हाउस में 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो पास होगा। जब पास होगा तो दूसरे हाउस में जाएगा। जब दूसरे हाउस में पास होगा, इस बीच में प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो अपीयर हो पाए, रिप्रेजेंट कर पाए अपने आप को और सफाई दे पाए, ठीक है। दूसरे हाउस ने भी अगर इन्वेस्टिगेट करके उसको आगे पास कर दिया गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट को रिमूव्ड काउंट किया जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट में, वो इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, बट यहां पे करते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 54 और 55 दो ऐसे आर्टिकल हैं जो इलेक्शन की बात करते हैं। अब इलेक्शन कौन करेगा? प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज यहां पे इलेक्ट करता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है सर? उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों होते हैं। देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट। अच्छा, ध्यान रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स यहां पे नहीं है, सिर्फ इलेक्टेड। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी? दिल्ली, पुडुचेरी और तीसरी भी इनफैक्ट जम्मू कश्मीर। ये 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां के मेंबर्स जो हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो बाकी जगह पे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो आपका अंडमान हो, या फिर लक्षद्वीप हो, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव हो, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ से कोई भी
आपका मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता इलेक्टोरल कॉलेज में, बट अदरवाइज बाकी 3 जगह दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में करते हैं। अब इलेक्शन का मेथड क्या है सर? इसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और साथ में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। वोटिंग कैसी होती है? सीक्रेट बैलेट से, ठीक है, राइट। चलो, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसको याद रखेंगे। ये मल्टीपल चॉइस टाइप आंसर में या क्वेश्चन में आपसे इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं, ठीक। अब वोट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे अगर हम एमएलए की बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलएस इनटू 1000, ये एक एमएलए की वोट होती है। इसी तरीके से हम एमपी के वोट की भी वैल्यू निकालते हैं और उस हिसाब से टोटल वोट्स काउंट होते हैं, ठीक। अब इससे क्या होता है? इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी बिटवीन स्टेट्स एंड पैरिटी बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, ठीक। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एमएलएस हैं तो वहाँ का जो पर वोट वैल्यू होगी वो अलग होगी। अगर कहीं पे सिक्किम है तो वहाँ पे अलग तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सबके लिए सेम है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलएस इनटू 1000, ठीक है, राइट। चलो, अब इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और वैकेंसी विद इन 6 मंथ्स आपको फिल करनी पड़ेगी। यानी कि जब प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो जाए या फिर प्रेसिडेंट की किसी वजह से डेथ हो जाती है या रिजाइन कर दे तो विद इन 6 महीने आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी हैं एज पर आर्टिकल 53, ठीक है। सबसे पहले ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक। चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयर फोर्स, इन तीनों को अपॉइंट करने का काम भी सुप्रीम कमांडर के तौर पे हमारे प्रेसिडेंट का ही होता है। नेक्स्ट, जुडिशरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इनको अपॉइंट करना। देन अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर्स, यूपीएससी चेयरमैन, मेंबर्स, इन सब को अपॉइंट करना। देन ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पे ही सब कुछ होता है। प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, ओथ दिलाना, ठीक है। गवर्नर्स को अपॉइंट करना, डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट्स जो हाई कमिश्नर्स होते हैं या फॉरेन कंट्रीज में जो एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है। और ही कैन और शी कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये भी काम यहाँ पे प्रेसिडेंट का है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो पार्लियामेंट के सेशन को समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना लोकसभा को, ये काम है। नेक्स्ट, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करना राज्यसभा में फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, ठीक है। नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो एज पर आर्टिकल नंबर 123 प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, कोई भी नियम ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट पावर में आएगी तो उस समय आपको इस ऑर्डिनेंस को पास भी कराना पड़ेगा। किसी भी बिल को एसेंट देना, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है वो एक्ट तभी बनेगा, वो बिल एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट दे। तो वो एसेंट देने का काम यहाँ पे इन्हीं का होता है, ठीक है। देन पार्लियामेंट को एड्रेस करना, हर साल का पहला सेशन, हर नई लोकसभा का पहला सेशन, और जब मर्जी तब चाहे प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं। कब कब? बोथ द हाउसेस एट बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड हर साल का पहला सेशन, ठीक है। बजट की बात करें, जो बजट है वो सब कुछ पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के तरफ से ही आता है, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे हैव टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रायर रिकमेंडेशन की बात करें तो मनी बिल को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है या कुछ टाइप के फाइनेंशियल बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है तो आपको प्रेसिडेंट को पहले बताना पड़ेगा, उनके नोटिस में बात को डालना पड़ेगा। देन रिपोर्ट्स, जितनी भी रिपोर्ट्स बड़ी बड़ी होती हैं, सीएजी की, यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन, इन सब की रिपोर्ट्स भी यहाँ पे प्रेसिडेंट ही लेकर के आते हैं। फाइनेंशियल पावर्स की अगर हम बात करते हैं तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो हमारा बजट है ये लाना। फिर कोई भी मनी बिल विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं इंट्रोड्यूस होगा। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये प्रेसिडेंट के कस्टडी में रहता है, यानी कि जो इमरजेंसी फंड है वो प्रेसिडेंट ही उसको देखेंगे। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना हर 5 साल में, सीएजी की रिपोर्ट लाई करना सामने, ठीक है। एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो पैसा की डिमांड होती है उस पर भी परमिशन यहाँ पे प्रेसिडेंट की तरफ से आती है। जुडिशियल पावर की बात करते हैं एज पर आर्टिकल नंबर 72, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो पार्डन कर पाए, कम्यूट कर पाए, रिमिशन, रिस्पाइट, ठीक है, या टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ
डेथ सेंटेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे किसके पास हैं? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, किसी को पूरी तरीके से पार्डन कर देना, ठीक, पहला। दूसरा कि लेसर पनिशमेंट देना, ठीक है, बड़ी पनिशमेंट थी उसको कम पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मौत की सज़ा थी तो उम्र कैद कर दिया, उम्र कैद थी तो थोड़ा और कम कर दिया। रेमिशन मतलब पीरियड ऑफ सेंटेंस को चेंज करना, यानी कि किसी को 10 साल की सज़ा हुई थी तो 8 साल, मतलब सज़ा अभी भी होगी बट बस टाइम चेंज कर देना, नेचर सेम रहेगा। फिर रेस्पाइट, लेसर सेंटेंस, ठीक है, स्पेशल ग्राउंड्स पे, एंड टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस, ये आपका लास्ट वन है। ये पावर भी यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट के पास ही होती है। ठीक है, राइट। चलो, अब प्रेसिडेंट के पावर में कोर्ट डेथ सेंटेंस केसेस ये भी यहां पे आप कह सकते हैं कि कवर्ड होते हैं, लेकिन गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल केसेस में एक्ट नहीं कर सकते, गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। फिर वीटो पावर्स कहां कहां पे हैं प्रेसिडेंट के पास? जब भी कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला तो बिल को एसेंट दे दे, यानी कि प्रेसिडेंट बोल दे कि भैया जाओ बिल पास हो गया। दूसरा, एसेंट को विथ होल्ड कर ले, ये एब्सोल्यूट वीटो है, यानी कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस व्हेन पीएम कैबिनेट एडवाइज हिम टू विथ होल्ड एसेंट। ठीक है, राइट, तो इसको विथ होल्ड कर लिया जाए कि भैया हम नहीं पास करेंगे। देन रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, कि हमने पढ़ा है बिल को, प्रेसिडेंट ने बोला कि हमने बिल को पढ़ा है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, आप इसको वापस से चेंज करके रीपास करिए तब हम पास करेंगे। ठीक है, मनी बिल में इसको यूज नहीं कर सकते। एंड देन कीप द बिल पेंडिंग, बिल को पेंडिंग ही रखे, पॉकेट वीटो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ना तो एसेंट दे ना ही रिटर्न करे बिल को। ठीक है, इसके लिए एसेंट देने का क्योंकि कोई टाइम लिमिट तो फिक्स है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतने दिन के अंदर आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, राइट, तो इस केस में क्या है कि बिल अनिश्चितकालीन टाइम के लिए पेंडिंग रह जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि बिल प्रेसिडेंट के पॉकेट में ही पड़ा हुआ है एज पर आर्टिकल 111। ठीक, चलो, फिर इमरजेंसी पावर्स 3 टाइप की होती हैं। एक है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, देन प्रेसिडेंट्स रूल, एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करें, ये कब होता है? जब कोई वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रेबेलियन हो। ठीक है, क्लियर, पहले इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते थे लेकिन अब टर्म चेंज हो गया आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं एक्सेप्ट 20 और 21। ठीक, अब ये कब प्रोक्लेम होती है इस तरीके की इमरजेंसी? ऑन रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, 2/3 मेजॉरिटी इसको अप्रूव करे। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर, एंड राज्यसभा को डिसॉल्व आप नहीं कर सकते। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है बट राज्यसभा नहीं हो सकती है। यह है आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट्स रूल। दूसरा है 356, सॉरी आर्टिकल 352 यानी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। 356 है प्रेसिडेंट्स रूल, जो स्टेट इमरजेंसी है। ये कब होती है? जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाता है किसी भी स्टेट में, तो वहां के गवर्नर जो है वो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को कि भैया यहाँ पे आप संभालिए, और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट जो है गवर्न करता है पूरे स्टेट को थ्रू गवर्नर। ठीक, राइट, और उस प्रदेश के लिए जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है उतने दिन तक जब तक नई सरकार नहीं आ जाती है। ठीक है, दोनों ही हाउसेस सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कर दे विद इन 2 मंथ्स, और मैक्सिमम किसी स्टेट में आप 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हो एक बार में। ठीक, नेक्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हालांकि इस तरीके का कभी भी कोई इमरजेंसी लगी नहीं इंडिया में, बट अगर कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी स्टेट में आ जाती है तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगती है। ठीक है, राइट, सैलरीज रिड्यूस हो सकती हैं, सैलरीज में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कब होता है? अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ दी हाउसेस। ठीक, रिमेन्स इन फोर्स इनडेफिनेटली टिल रिवोक, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, चलो, अब प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की अगर हम बात करें तो ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, रियल एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक, हालांकि किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू वो एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है कि इट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मतलब प्रेसिडेंट एक तरीके से देखा जाए तो हर तरीके की पावर प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
देन ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ मैटर वंस फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाउएवर इफ द रिकंसिडर्ड एडवाइस इज सेंट अगेन। अब दोबारा आपको, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई प्रेसिडेंट ने किसी भी मुद्दे पे किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, अब दोबारा वो पार्लियामेंट में आया और रिकंसिडर हो करके दोबारा फिर से पास कर दिया गया, तो फिर वापस जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अब प्रेसिडेंट उसको पास करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं बची है। ठीक है, कई बार प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप के तौर पे ही रह जाते हैं। ठीक है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कहने का मतलब ये हुआ कि है तो बैठे हुए तो हैं कुर्सी पे, लेकिन उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है कुछ मुद्दों पे। ठीक है, राइट। देन द नेक्स्ट पार्ट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 से लेकर के 73 तक। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। ठीक, पार्ट 5 में है, 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, री इलेक्शन परमिटेड है। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज वेल। ठीक है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। सैलरी कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। किस पोस्ट के लिए मिलती है? राज्यसभा चेयरमैन के। ठीक है, अब इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है? प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर लोकसभा, जबकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं, यहां पे भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, यहां पे भी कौन मेंबर्स होंगे? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, देन राज्यसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अगेन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है। ठीक है, अब दोनों में एक और डिफरेंस है। प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर सब पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पे क्या है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर यहां पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है आज पर आर्टिकल 67, कैसे करेंगे सर? सबसे पहले रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू, देन लोकसभा एग्री करे, नो फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसीजर, प्रेसिडेंट के जैसे 14 दिन का नोटिस दिया एंड रेजोल्यूशन पास हो गया, खत्म। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? अगर मान लीजिए कभी प्रेसिडेंट विदेश चले जाते हैं या कभी बीमार है या कभी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया या अनिश्चितकालीन डेथ हो जाती है, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफिस इज वेकेंट। ठीक है, अब्सेंट हो जाए, अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शन, कुछ भी इलनेस हो जाए। ठीक है, जब प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करेगा वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे सैलरी विड्रॉ नहीं करते हैं उतने दिन के लिए। नेक्स्ट पोस्ट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 74 एंड 75। ठीक है, अब ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ सर? एक्चुअल में काम प्रेसिडेंट के नाम पे ही सिर्फ होता है, काम करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, राइट। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, पीएम रियल हेड है। ठीक, राइट। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, लोकसभा 5 साल के लिए होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर रहा तो 5 साल के लिए रहता है, फिर इलेक्शन होगा। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, प्राइम मिनिस्टर को पार्टी ने बदल के किसी और को बना दिया, तो ये क्योंकि फिक्स्ड इसका टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो, या तो वो उसी टाइम पे मेंबर हो, अगर उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं का मेंबर नहीं है, तो विद इन 6 मंथ आपको दोनों में से किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है पीएम को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। ठीक है, जो भी मेजॉरिटी पार्टी लोकसभा के अंदर होगी, ठीक है, उसी को हम कन्वेंशनली पीएम अपॉइंट करते हैं। राइट, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इफ नॉट अ मेंबर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बिकम अ मेंबर विद इन 6 मंथ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। मिनिमम एज कुछ नहीं है, बस आप लोकसभा राज्यसभा के मेंबर के तौर पे सेलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, यानी कि लोकसभा के मिनिमम एज 25 साल, तो 25 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट हंग है तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस डिस्क्रिशन इन अपॉइंटमेंट। अगर मान लीजिए
क्लियर कट मेजॉरिटी किसी भी पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज को नहीं मिल रही है, तो फिर यह डिसीजन प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाए। ठीक है, नाउ पावर्स और फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, यानी जितने भी मिनिस्टीरियल अपॉइंटमेंट होते हैं प्रेसिडेंट को वो यही करते हैं, इन्हीं के थ्रू होते हैं। एलोकेट्स एंड रीशफल्स पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स के अमंग, कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसमिस, देन कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड करना, चेयर करना उसको। ठीक है, पीएम का रेजिग्नेशन किसको जाता है? पीएम का रेजिग्नेशन जब भी होता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रिजाइन कर रहा है, इसका मतलब। ठीक है, जब भी पीएम अपना रेजिग्नेशन देंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सरकार गिर गई, ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइंड माना जाता है। ठीक है, राइट। चलो, देन प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच का लिंक, यानी कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है, देन बीच में प्राइम मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं, प्रेसिडेंट के साथ लिंक में काम करते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट को अपनी कोई बात अगर कैबिनेट तक पहुंचानी है तो उसके लिए लिंक कौन है? प्राइम मिनिस्टर, एंड वाइस वर्सा। Communicates all the decisions of Council of Ministers to the President, furnishes information relating to administration as required by President, and if President asks for information, PM must provide it. फिर पार्लियामेंट में लीडर, ठीक है, ही एडवाइसेस प्रेसिडेंट टू समन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट। देन लोकसभा को डिसॉल्व करने का जो रिकमेंडेशन है वो भी यही देते हैं प्रेसिडेंट को। अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये सब काम यहाँ पे पीएम का है। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, चेयरपर्सन ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब में मेजर रोल पीएम का ही होता है। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो मंत्रिमंडल होता है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 74 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। दूसरा आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। 75(1)(a) ये क्या बोलता है कि टोटल जो हमारा स्ट्रेंथ है मिनिस्ट्री का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 164 क्या बोलता है? सेम रूल्स जो है वो स्टेट्स के लिए भी है। 75(1)(b) मेंबर डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मिनिस्टर। अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो गया किसी न किसी कारण से, तो वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लायक नहीं बचेगा। 75 पार्ट 3 क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। 75 पार्ट 4 बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स ऑफिस प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। तो मिनिस्टर को ऑफिस में पहुंचने से पहले एक पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। 75 पार्ट 5 क्या बोलता है? मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ शाल सीज टू बी अ मिनिस्टर। अगर कोई मिनिस्टर है वो पिछले 6 महीने से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली मिनिस्टर के पद से हट जाएगा। ठीक है, अब मिनिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री एंड सो ऑन। ठीक है, हेड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन, जितने भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उनको रेगुलरली अटेंड करते हैं, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजंस, एंड टॉप टीयर जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब ये वो मिनिस्टर्स होते हैं, किसी एक मिनिस्टर के अंदर इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनका किसी एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच्ड होते हैं उनके फंक्शन को असिस्ट करने के लिए। कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं जब तक कि स्पेशली इनवाइट ना किया जाए, और ये सेकेंड टीयर है। उसके बाद है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब ये क्या करते हैं? कैबिनेट के डेप्यूटी होते हैं, यानी कि जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर या डिप्टी होम मिनिस्टर, इस तरीके से। कई बार डिप्टी पीएम भी होते हैं। 2000 के टाइम पे 1999 से 2004 के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे और डिप्टी पीएम थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। He does not hold independent charge of ministry, do not attend cabinet meetings, and third tier of council of ministers है ये। Then parliamentary secretaries हैं, ये मिनिस्टर नहीं होते बट पावर्स उसी टाइप की होती हैं। जूनियर मोस्ट रैंक है, सीनियर मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं काम में, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास नहीं होता है, और मेंबर्स ऑफ कैबिनेट के तौर पे इनकी कोई
मतलब आप कह सकते हैं कि ये शपथ भी नहीं लेते हैं। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या फंक्शन है? पहली चीज, एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। ठीक, दूसरा, अब ये फंक्शन कैसे होंगे? पॉलिसी फंक्शंस। ठीक है, जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल फॉरेन जो पॉलिसीज हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करना, ठीक है, मेजॉरिटी सपोर्ट को लेजिस्लेचर में मेंटेन करना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहें। देन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करना है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल और सुपरवाइज करना, जितने भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, एंड प्रिपेयर्स लेजिस्लेटिव प्रोग्राम एंड इंट्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट बिल्स इन पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल फंक्शंस की बात करें, यूनियन बजट, देन पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोग्राम को कंट्रोल करना, जितने भी बिल्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, इंक्लूडिंग मनी बिल्स। ठीक है, राइट। चलो, अब कैबिनेट वर्ड कहां से आया? कैबिनेट वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आर्टिकल 352 में है। ये एक स्मॉलर बॉडी है विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 15 से 20 सीनियर मिनिस्टर हो सकते हैं कैबिनेट में। अब कैबिनेट का मेन फंक्शन क्या है? जो मेन रियल डिसीजंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के सबसे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं उनको लेना, रेगुलर मीटिंग करना, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल प्रोग्राम को कंट्रोल करना, और इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो यहाँ पे की अपॉइंटमेंट्स को करना, और साथ में प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना कि भैया यूपीएससी के चेयरमैन इनको बना दो या सीएजी में इनको बैठा दो, इस तरीके के रिकमेंडेशंस देना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। जो भी काम होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पॉलिटिकल होमोजेनिटी को सारे मिनिस्टर के अमंग्स उसको मेंटेन करना, सारे मिनिस्टर को ऑब्लाइज करना टू होल्ड द सेम व्यूज एंड चैंपियंस द सेम पॉलिसी इन पब्लिक। फिर डिफरेंसेस अमंग मिनिस्टर्स आर आयरन्ड आउट इन क्लोज डोर मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, ताकि देश के लिए सही संदेश जाए। सारे मिनिस्टर मस्ट गिव द इंप्रेशन ऑफ सॉलिड यूनिटी। ठीक है, अगर कोई मिनिस्टर कैबिनेट के डिसीजन से डिसएग्री करता है तो या तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट मीन्स कि गवर्नमेंट गिर गई। ठीक है, राइट। अगर अपना ही कोई मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है तो इसका मतलब, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि ये इस गवर्नमेंट के पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी नहीं है। अब हर एक मिनिस्टर के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ईच मिनिस्टर इज ऑल्सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे किसी भी मिनिस्टर को क्या कर सकता है? डिसमिस कर सकता है पीएम के एडवाइस पे। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ठीक है, अलग अलग। ठीक, फिर उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स हैं, अभी ऊपर हमने देखा ही था, और अपॉइंटमेंट्स मेकिंग पावर है, सीएजी से लेकर के यूपीएससी चेयरमैन, एम्बेसडर्स एंड ऑल दोज पीपल। ठीक है, डिफरेंस आपने देख ही लिया कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट मतलब लार्जर बॉडी, स्मॉलर बॉडी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट लार्जर बॉडी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसका उल्टा है। ठीक है, सारे मिनिस्टर्स का पार्ट हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर मेनली कैबिनेट के पास होती है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे इंक्लूडेड होते हैं, इसमें सिर्फ कैबिनेट इंक्लूडेड है। बड़ी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये टिपिकली छोटी होती है। ठीक है, अब देखोगे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 70-80 मिनिस्टर हैं, बट कैबिनेट में मात्र 15-20। ठीक, राइट। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस हैं, राइट। चलिए, ये कुछ बेसिक जो हमने कंपैरिजन किया था अभी तक पढ़ा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी को समराइज्ड वे में हमने यहाँ पे दिया है। अब पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, आर्टिकल, सेशन, कमिटीज, ये सब किस तरीके से होती हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्लियामेंट के कंपोजिशन की बात करते हैं। पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर के बना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का पार्ट है, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ठीक है, 79 आर्टिकल 79 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट थॉ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। आर्टिकल 80 बोलता है कि राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस एंड हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस लोकसभा। ठीक, अब 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे अंग हैं हमारे डेमोक्रेसी में। लेजिस्लेचर जो कि पार्लियामेंट के थ्रू लॉ मेकिंग करता है, एग्जीक्यूटिव जो कि प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर के थ्रू एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करता है। राइट, अब पहले अगर हम लोकसभा की बात करें, हाउस ऑफ द पीपल जो है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552। ठीक है, राइट। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव 530, यूनियन टेरिटरीज 20। ठीक है, 530 लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं स्टेट से और 20 होते हैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज से। करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543। ठीक है, 543 मेंबर। पहले 2 मेंबर्स यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के भी आते थे, बट 2019 के बाद उनको हटा दिया गया। अब ये था आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। ठीक है, यानी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अब कोई भी लोकसभा में नहीं जाएगा, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाएगा। ठीक है, तो करंट स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से है। राइट, चलो राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, 238 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। करंट स्ट्रेंथ 245। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, किसी स्टेट से 10 सीटें, किसी से 8 हैं, किसी से 20 है, 25 हैं। ठीक है, फिर स्टेट्स में इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। ठीक है, राइट। अब यूनियन टेरिटरीज से सिर्फ 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां से राज्यसभा में लोग आते हैं। ठीक, नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 12 लोग ऐसे होते हैं हमारे देश के अंदर जो स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस के फील्ड में, जिनको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, क्लियर। चलो, अब इलेक्शन का सिस्टम अगर हम देखें लोकसभा में सबसे पहले, ठीक है, तो लोकसभा में हर एक स्टेट में अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता है, यानी कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होंगे वो वोट दे सकते हैं। SC और ST के लिए रिजर्वेशन होता है। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब रीएडजस्टमेंट होता है हर एक सेंसस के बाद। ठीक है, राइट, 2001 सेंसस के बाद हुआ था, अब 2026 तक ये फ्रोजन था। आफ्टर 2026 जो भी पहला सेंसस होगा उसके बेसिस में फिर से डिलिमिटेशन आने की संभावना है। वोटिंग एज जैसे कि मैंने बताया 18 ईयर्स। ठीक है, एज पर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, पहले ये 21 था। लोकसभा की ड्यूरेशन कितनी होती है? एज पर आर्टिकल 83 ये 5 साल तक होती है, यानी एक बार चुनाव हो गया 5 साल तक ये रहेगी। ज़रूरी नहीं कि 5 साल पूरा कंप्लीट करे, अगर सरकार बीच में गिर गई तो 2 साल 3 साल जितने पहले गिर गई उतने दिनों तक रहेगी, लेकिन किसी भी कीमत में 5 साल से ऊपर नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल की कोई स्पेशल इमरजेंसी टाइप सिचुएशन हो जाए। ठीक है, देन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 years ऑन एडवाइस ऑफ PM। ठीक, राइट, डिसोल्यूशन एंड्स ऑल द पेंडिंग बिल्स एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स एंड बिल पास्ड बाय राज्यसभा। अगर मान लेते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया, तो जितने भी बिल होंगे ना जो कि अभी पास होने के लिए पेंडिंग थे, वो सब नल एंड वाइड हो जाएंगे, एक्सेप्ट 2 टाइप के बिल्स। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स और ऐसे बिल जो राज्यसभा ऑलरेडी पास हो चुका है। तो जब लोकसभा शुरू होगी तो वो वहीं से कहानी शुरू होगी। राज्यसभा की ड्यूरेशन की बात करें तो राज्यसभा एक नेवर एंडिंग बॉडी है। हालांकि मेंबर्स जो हैं वो 6 साल के लिए होते हैं, तो ये कंटिन्यूइंग चेंबर है, परमानेंट बॉडी है, नेवर डिसॉल्व्स एंड मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years। ठीक, 1/3 जो मेंबर्स हैं हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, कोई भी मेंबर री इलेक्ट या री नॉमिनेट हो सकता है। ठीक है, टर्म ऑफ मेंबर नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास है ये। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इसके हिसाब से 6 years रखा गया है। ठीक है, एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करता है कि टर्म ऑफ फर्स्ट बैच राज्यसभा मेंबर्स को कभी भी कर्टेल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचर परमानेंट हो गया। 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, 1 तिहाई मेंबर हर 2 साल में नए आते हैं,
और 6 साल के लिए एक मेंबर रह सकता है बिफोर ही इज रीअपॉइंटेड या री इलेक्टेड। ठीक है, चलो अब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि आप लोग जिनको चुन करके भेजते हो लोकसभा जाते हैं, और जिनको चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव यानी आपके राज्य के जो विधायक हैं वो लोग चुन करके भेजते हैं, वो राज्यसभा जाते हैं। नॉन कंटिन्यूइंग चैम्बर, ये कंटिन्यूइंग या परमानेंट बॉडी है। करंट स्ट्रेंथ 552, इधर 250, सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, 250, जबकि लोकसभा में प्रेजेंट स्ट्रेंथ 543, यहाँ पे 245। इलेक्टेड कहाँ से आते हैं? 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से। यहाँ पे 250 में से 238 स्टेट से और 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस पहले नॉमिनेट होते थे लोकसभा में, लेकिन अब नहीं होते हैं। टर्म 5 साल होता है, यहाँ 6 साल होता है। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर होता है, जबकि यहाँ पे कौन होता है? चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। ठीक है, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। अब पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें, कौन कौन लोग यहाँ पे प्रिसाइड करते हैं? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर प्रोटेम, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड सेक्रेटरीट। ठीक है, लोकसभा में कौन कौन होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा में चेयरमैन होता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है बाय डिफॉल्ट, एंड डिप्टी चेयरमैन होता है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर की अगर हम बात करें तो ये अपने ही मेंबर से एक बंदे को लोकसभा का स्पीकर बना देते हैं। इलेक्शन होता है उसका, जो कि प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। अब लोकसभा के स्पीकर में वैकेंसी 3 केस में आ सकती है। अगर मतलब वो व्यक्ति जो है लोकसभा का स्पीकर 3 केसेस में नहीं रहेगा। पहला केस कि वो खुद लोकसभा का मेंबर ही ना रहे, तब भी वो लोकसभा का स्पीकर नहीं रहेगा। दूसरा, रिजाइन कर दे डिप्टी स्पीकर को। तीसरा, रिमूव हो जाए बाय अ रेजोल्यूशन। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो इन 3 केसेस में स्पीकर ऑफ लोकसभा की जगह खाली हो जाएगी। ठीक, अब रिमूवल का प्रोसेस क्या है? 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ रिमूवल रेजोल्यूशन स्पीकर कैन प्रिसाइड बट कैनॉट वोट। ठीक है, तो जब रिमूवल रेजोल्यूशन जब चल रहा है उस समय स्पीकर एज अ प्रेसिडेंट या एज अ हेड ऑफ द लोकसभा तो वर्क कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, स्पीकर डज नॉट वेकेट ऑफिस इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो तुरंत ही स्पीकर की ऑफिस वेकेट नहीं होगी। कंटिन्यूस इन ऑफिस टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मान लेते हैं कि 20 अप्रैल को या 20 मार्च को लोकसभा को डिसॉल्व किया गया, यानी नेचुरली डिसॉल्व हो गई 5 साल बाद 2029 में। अब फिर इलेक्शन होंगे, 2 महीने 2.5 महीने तक इलेक्शन चलते हैं, फिर उसके बाद नए इसका अपॉइंटमेंट होता है। तो जब तक नई सरकार बन करके नया गठन नहीं हो जाता है किसी भी स्पीकर का, तब तक यहाँ पे हम पुराने वाले स्पीकर को नहीं हटा सकते या वो नहीं हटते, वो अपने पद पे बने रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द केस ऑफ द लोकसभा स्पीकर। ठीक, नेक्स्ट स्पीकर का रिमूवल मेजॉरिटी बताया ही मैंने आपको। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर को भी आप रिमूव मेजॉरिटी के थ्रू ही कर सकते हैं, जो सिंपल मेजॉरिटी होती है इन लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रोल एंड पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब रोल क्या है? पहली चीज, मॉनिटर ऑफ लोकसभा, हेड ऑफ लोकसभा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर हाउस एंड इट्स कमिटीज। ठीक है, तो कौन से मेंबर के पास क्या पावर्स हैं, उसके गार्जियन सभी मेंबर्स को प्रॉपर पावर्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं। मतलब कुल मिला के एक क्लास के अंदर बहुत सारे लोग हैं, 545 लोग हैं, 543 लोग हैं, तो उसके मॉनिटर के तौर पे एक्ट करने का काम यहाँ पे किसका है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा का। ठीक है, प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस एंड डिसीजन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल। जो पार्लियामेंट्री मैटर में डिसीजन ले लिया लोकसभा के स्पीकर ने, वही फाइनल होगा। अब सोर्सेज ऑफ पावर क्या है? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है। दूसरा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट है। एंड देन पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। मेन पावर क्या क्या है? ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करना। कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। देन जॉइंट सिटिंग होगी, तो जब भी प्रेसिडेंट बुलाएंगे जॉइंट सिटिंग, तो उस केस में एज पर आर्टिकल 108 प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल या नहीं है, ये डिसीजन किसका होगा? लोकसभा स्पीकर, और उसका डिसीजन फाइनल होगा।
अपॉइंट्स चेयरपर्सन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है, राइट। चलो देन कमिटी चेयरमैनशिप की बात करें, कौन कौन सी कमिटीज के चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं? ये चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, चेयरमैन ऑफ रूल्स कमेटी, चेयरमैन ऑफ जनरल पर्पस कमेटी। इन तीनों कमिटीज के डायरेक्ट हमारे पास जो चेयरमैन है वो स्पीकर होता है। फिर स्पीकर प्रोटेम, ये क्या है सर? प्रोटेम स्पीकर, टेम्परेरी स्पीकर, ठीक है। टेम्परेरी ऑफिस क्रिएटेड व्हेन न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो नया लोकसभा आ गया, तो जब तक नए लोकसभा में नए स्पीकर का गठन या इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा? प्रोटेम स्पीकर यहां पे रहेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ टर्म मेंबर ऑफ लोकसभा एज स्पीकर प्रोटेम। अब कौन ये डिफाइन करता है कि प्रोटेम स्पीकर होगा कौन? ये डिसीजन यहां पे होगा जो हमारा वहां पे प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा कि भाई टेम्परेरी यहां पे किसको बनाया जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट, यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ हाउस इज अपॉइंटेड। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स ओथ टू स्पीकर प्रोटेम, देन ही एडमिनिस्टर्स ओथ टू ऑल न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब जो हमारा प्रोटेम स्पीकर है उसको ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट, बट बाकी के मेंबर्स को ओथ दिलाता है स्पीकर प्रोटेम, ठीक है, राइट। प्रिसाइड्स ओवर द हाउस अंटिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, ऑफिस सीजेस वंस द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस। जैसे नया स्पीकर आ गया तो प्रोटेम स्पीकर खत्म। प्रोटेम स्पीकर बस कुछ दिनों के लिए, ठीक है, उतने दिनों के लिए जितने दिन यहां पे आपका ओरिजिनल स्पीकर जो है इलेक्टेड नहीं है। देन पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। अब स्पीकर नॉमिनेट करता है अपने मेंबर्स में पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन। एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर हाउस इन एब्सेंस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन आ सकते हैं, ठीक है। दे होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। व्हेन प्रिसाइडिंग पैनल मेंबर हैज द सेम पावर एज स्पीकर। पैनल मेंबर कैनॉट प्रिसाइड व्हेन द स्पीकर ऑफिस इज वेकेंट। पैनल मेंबर यानी पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा ये तभी प्रिसाइड करेंगे जब स्पीकर है वहां पे बट एब्सेंट है, ठीक है। अगर स्पीकर है ही नहीं तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन नहीं प्रिसाइड करेंगे। व्हेन द स्पीकर्स ऑफिस इज वेकेंट ओनली द डिप्टी स्पीकर कैन प्रिसाइड, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो पैनल मेंबर कैन प्रिसाइड, स्पीकर्स ऑफिस वेकेंट है तो सिर्फ डिप्टी स्पीकर। अब नेक्स्ट है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये कौन है? वही सेकंड इन कमांड ऑफ स्पीकर, इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स ओन मेंबर्स। डेट ऑफ इलेक्शन स्पीकर डिसाइड करता है। सेम सारे फंक्शन, सिमिलर फंक्शंस होते हैं जो हमारे स्पीकर के होते हैं। जब स्पीकर एब्सेंट होता है तब डिप्टी स्पीकर वहां पे बैठता है, ठीक है। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो जॉइंट सिटिंग भी यही देखते हैं एज पर आर्टिकल 118, ठीक है। अब ये सबऑर्डिनेट नहीं है स्पीकर के, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, ठीक है। वेन एवर अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, हमेशा उसके चेयरमैन बन जाएंगे जब भी किसी कमेटी के मेंबर होंगे। कौन? डिप्टी स्पीकर, ठीक है। कब डिप्टी स्पीकर की ऑफिस सीज होगी? जब मेंबर ऑफ लोकसभा वो ना रहे या फिर स्पीकर को रिजिग्नेशन दे दें, ठीक है, ठीक है। व्हेन रिमूवल रेजोल्यूशन इज पेंडिंग, तो स्पीकर जो होता है ही कैन प्रिसाइड बट कैनॉट वोट, ये ध्यान रखेंगे। अगर स्पीकर को रिमूव करने का एक रेजोल्यूशन पास होने के लिए गया हुआ है तो स्पीकर जो होगा हमारा वो प्रिसाइड तो कर पाएगा लेकिन वोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। डिप्टी स्पीकर की बात करें तो ही कैन नॉट प्रिसाइड बट कैन पार्टिसिपेट एंड वोट, ठीक है, राइट। चलो अब इनमें थोड़ा सा एक कंपैरिजन अगर किया जाए, स्पीकर की बात करें, लोकसभा मेंबर इलेक्ट करते हैं, डिप्टी स्पीकर सेम। डेट कौन सेट करता है इलेक्शन के लिए? यहां पे प्रेसिडेंट करते हैं स्पीकर केस में, डिप्टी स्पीकर केस में स्पीकर करते हैं। रेजिग्नेशन जो स्पीकर होगा वो डिप्टी स्पीकर को देगा और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा। फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब ये जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की कहानी थी यही चली जाती है कहां पे? राज्यसभा में। अभी हम लोकसभा की बात कर रहे थे, राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता है, ये सिर्फ डायरेक्टली चेयर पे आ जाते हैं। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली इफ रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट।
अब कोई भी व्यक्ति चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ऑफिस से तभी रिमूव हो सकता है जब वो खुद वाइस प्रेसिडेंट ना रहे। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन के पद पे रहेगा। कैनॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और कभी भी अगर वोटिंग होती है राज्यसभा के अंदर तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तभी वोट कर सकता है जब टाई का मामला होगा, टाई नहीं है तो वोट नहीं करेगा। ठीक है। 2 स्पेशल पावर्स ऑफ स्पीकर नॉट एंजॉयड बाई चेयरमैन, कौन कौन से हैं? पहला तो स्पीकर जो है वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? मनी बिल। दूसरा क्या है सर? मनी बिल, राइट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये इनका कंपैरिजन। नेक्स्ट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज पर आर्टिकल नंबर 89। ये क्या है सर? इलेक्टेड बाय द राज्यसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स ओन मेंबर्स। ठीक है, अपने ही मेंबर्स से इलेक्ट होते हैं। चेयरमैन के सबॉर्डिनेट नहीं है ये, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा, जैसे वहां पे डिप्टी स्पीकर का हुआ करता था। प्रिसाइड्स ओवर राज्यसभा व्हेन चेयरमैन इज एब्सेंट एंड परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन व्हेन ऑफिस इज वेकेंट। ठीक, किस केस में चेयरमैन जो है वो अपने पद से इनको हटना पड़ेगा? पहला केस है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा ना हो, मतलब ना रहे, देन रिजाइन कर दे चेयरमैन को, देन जितने भी राज्यसभा मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी से इनको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, ये चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम मेंबर्स, जैसे कि यहाँ पे हमारा लोकसभा के केस में था। ठीक है। देन सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 98, हर एक हाउस हैज अ सेपरेट सेक्रेटरिएट स्टाफ ऑफ इट्स ओन। रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट डिसाइड करता है। प्रायर टू पार्लियामेंट लॉ प्रेसिडेंट रेगुलेट्स आफ्टर कंसल्टिंग स्पीकर या चेयरमैन। ठीक है। अब सेपरेट अगर हम सेक्रेटरिएट की बात करें, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव ओन सेक्रेटरिएट्स। हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल, परमानेंट ऑफिसर होता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस। स्टेटस क्या है? परमानेंट, चेंज नहीं होता है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द हाउस। ठीक है, राइट। चलिए, अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो ये हमारे सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के आर्टिकल नंबर 94 तक, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, एक एक करके, राइट। उसके बाद अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करते हैं रिलेटेड टू पार्लियामेंट, एक तो 42nd है जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, 84th है जिसके अंदर हमने डीलिमिटेशन वाली बात रखी थी, 2026 तक फ्रोजन है। फिर 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे अगेन डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसेस इंस्टेड ऑफ 91 सेंसेस। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स की जो कम्युनिटी है उनको अब कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, और SC/ST रिजर्वेशन को 2030 तक बढ़ा दिया गया था इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, वोटिंग राइट्स को कम, वोटिंग एज को कम किया गया था। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ को 15% पे लिमिट कर दिया था ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड है। पहला है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर क्या होता है सर? फर्स्ट आर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, हर एक पार्लियामेंट्री सिटिंग का पहला जो घंटा होता है फर्स्ट आर, उसको क्वेश्चन आर बोलते हैं। कहाँ मेंशन्ड है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में। मेंबर इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, मिनिस्टर यूजुअली आंसर देते हैं। क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स। ठीक, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चंस, जहां पे ओरल आंसर दिया जाता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड होते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन पूछोगे, सामने से ओरल आंसर आएगा, आप उस क्वेश्चन के अगेंस्ट दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या है? रिक्वायर्स रिटर्न आंसर और कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा। और तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? ऑन मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये शॉर्टर नोटिस पे होते हैं। फिर उसके बाद 0R होता है। 0R क्या है? इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, 1962 में इसको शुरू किया गया था। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं मेंशन्ड है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि एमपीज को अवेलेबल है टू रेज मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रायर नोटिस। अब क्वेश्चन आर में तो जो रेगुलर मुद्दे हैं वो आ रहे हैं, उसके बाद जो 0R है उसके अंदर हम 1 घंटे में ऐसे मुद्दे जो एमपीज उठा सकते हैं जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं। ठीक है, 10 बजे के पहले पहले सुबह में एमपीज नोटिस देंगे ऑन द डे ऑफ द सिटिंग टू द स्पीकर। जैसे ही क्वेश्चन आर खत्म होगा वैसे ही 0R शुरू हो जाता है। जब तक कि एजेंडा ऑफ द डे पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये लास्ट करता है। एंड स्पीकर डिसाइड्स वेदर टू अलाउ द मैटर टू बी रेज, यानी कोई भी अगर मान लीजिए एमपी है वो कह रहा है कि मेरे
कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको रेस करना ज़रूरी है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर डिसाइड करेंगे कि भैया इस मुद्दे को रेस करवाना है कि नहीं करवाना है। ठीक है, रूल्स में है क्वेश्चन आर और प्रायर नोटिस भी देना पड़ता है, नेचर फॉर्मल है, जबकि 0 आर में रूल्स में नहीं है, प्रायर नोटिस की ज़रूरत नहीं है, आप 10 बजे तक दे सकते हैं एंड इनफॉर्मल होता है। ठीक है, राइट। तो 0 आर कुल मिला के इमरजेंसी केस के लिए आप ऐसे समझ लो। देन मोशंस इन पार्लियामेंट। अब कौन कौन से मोशंस होते हैं? मोशन क्या है? एक प्रपोजल है जो कि हाउस के सामने लिया जाता है, रखा जाता है कंसिडरेशन के लिए। ठीक, अब हाउस उसमें अपना डिसीजन या ओपिनियन रखेगी थ्रू एडॉप्शन या रिजेक्शन, या तो हाउस उसको अडॉप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। ठीक, अब सबसे पहला सब्सटैंटिव मोशन, ये क्या है सर? इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड मोशन सीक्स अ डायरेक्ट डिसीजन ऑफ द हाउस ऑन अ स्पेसिफिक मैटर, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, सेंसर मोशन हो गया, प्रिविलेज मोशन हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया, क्लोजर मोशन हो गया। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव यानी सरकार को गिराने का प्रस्ताव। ठीक है, प्रिविलेज मोशन हो गया कि एक कोई भी एमपी जो है एक प्रिविलेज को ब्रीच कर रहा है, मतलब जो होना चाहिए उसके अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, सब्सटीट्यूट मोशन क्या है? मूव्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू द ओरिजिनल मोशन। ठीक है, तो उसको सब्सटीट्यूट मोशन बोलते हैं। इट इज मूव्ड व्हेन अ मेंबर वांट्स टू चेंज द सब्सटेंस ऑफ द ओरिजिनल मोशन। ठीक है, सब्सिडियरी मोशन, ठीक है, इट इज अ प्रोसीजरल मोशन दैट डिपेंड ऑन मेन मोशन बीइंग बिफोर द हाउस, उसको सब्सिडियरी मोशन बोलते हैं, उसका एडिशनल मोशन। ठीक है, सब्सटीट्यूट नहीं है, सब्सिडियरी है। ठीक, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। अब बिल कितने टाइप के आते हैं? 2 टाइप के बिल हैं, पब्लिक बिल, एक प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल कौन लेकर के आएगा? ये मिनिस्टर लेकर के आएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रूलिंग पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अप्रूव होने के चांसेस लगभग 100% होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर लेकर के आ रहा है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के सारे जो एमपीज होंगे वो फेवर में वोट करेंगे। एंड अगर ये रिजेक्ट हो गया, पब्लिक बिल अगर रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट खतरे में है। पब्लिक बिल रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 300 से प्लस सीटें हैं, मेजॉरिटी है, और कोई पब्लिक बिल रिजेक्ट हो गया यानी कि 273 से भी कम लोगों ने वोट किया, तो जो 273 से भी कम लोग अगर सरकार के लाए गए किसी बिल को वोट कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग सरकार के फेवर में नहीं है, इसका मतलब सरकार गिर सकती है। नोटिस रिक्वायर्ड 7 डेज। ठीक, प्राइवेट बिल में क्या है? कोई भी एमपी ला सकता है अदर देन मिनिस्टर, और अपोजिशन पार्टी के भी लोग ला सकते हैं। ठीक है, राइट। देन अप्रूवल के चांस ना के बराबर, लेसर, मतलब अगर कोई बहुत अच्छा मुद्दा हुआ तो अप्रूव हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। नो इम्प्लीकेशन ऑन पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, अगर रिजेक्ट हो गया प्राइवेट बिल तो उससे सरकार के गिरने बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नोटिस इसके लिए 1 महीने का चाहिए। ठीक है, अब 4 टाइप के इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? जिसमें कोई नॉन फाइनेंशियल मैटर है। ठीक है, ये किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर डेडलॉक होता है तो जॉइंट सिटिंग से हम रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का बाउंड्री चेंज करना है, या कोई जीएसटी से रिलेटेड कोई नॉट जीएसटी बट ट्रिपल तलाक का कोई बिल है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी बिल के अंदर आता है। देन मनी बिल क्या है? जहाँ पे मनी रिलेटेड कोई भी मैटर हो। फाइनेंशियल बिल क्या है? ये भी उसी तरीके का है बट थोड़ा सा डिफरेंस है मनी बिल से रिलेटेड, टैक्सेशन एंड ऑल। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल नंबर 368, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं। राइट, क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लेकर के आते हैं। अब दोनों ही हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग कब होगी? एज पर आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी है टू रिजॉल्व अ डेडलॉक, जब भी दोनों हाउसेस में कोई डेडलॉक जैसी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं है एप्लीकेबल, ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल के लिए एप्लीकेबल है। अब डेडलॉक कब होगा दोनों हाउसेस के बीच में? पहला डेडलॉक ये तब होता है जब एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, अब ये डेडलॉक बन गया। दूसरा, 6 महीने से ज़्यादा बीत गए और दूसरे हाउस ने जो है बिल दिया ही नहीं, ठीक है, वापस नहीं दिया। तीसरा क्या है? 2 हाउसेस फाइनली डिसएग्री ऑन द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल। दोनों हाउसेस आपस में एग्री ही नहीं कर रहे हैं जो अमेंडमेंट उसको चाहिए बिल को, ताकि वो पास हो जाए। ठीक है, तो फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसको कि कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर वो नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नहीं है तो मेंबर डिटरमाइंड बाय मेंबर्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। ठीक है, जो भी लोग प्रेजेंट होंगे वही लोग डिसाइड करेंगे भैया इसमें से किसको बनाना है आज का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, गवर्न बाय द रूल्स ऑफ लोकसभा, डिसीजन बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग याद रखना, आर्टिकल नंबर 108।
कब होता है? जब डेडलॉक सिचुएशन है, यानी कि दोनों हाउसेस के बीच में बात नहीं बन पा रही है। ठीक है, कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब कैबिनेट कमिटीज की बात करते हैं। अलग अलग कैबिनेट कमिटीज हैं और साथ में पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं। ठीक है, कैबिनेट कमिटीज क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस रूल्स 1961 जो है उसके तहत गवर्न होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज का एज पर आर्टिकल नंबर 118। ठीक है, अब कौन कौन सी कमिटीज होती हैं उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे यहां पे। ठीक है, राइट, चलो। नाउ कैबिनेट कमिटीज जो है ये स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं सेटअप टू डील विद स्पेसिफिक पॉलिसी एरियाज, रिड्यूस कैबिनेट वर्कलोड एंड टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है मेंशन्ड, जीओआई रूल्स 1961 के तहत है। दो टाइप की होती है, स्टैंडिंग जो कि परमानेंट है और एडहॉक जो कि टेम्परेरी है। कौन सेटअप करता है? प्राइम मिनिस्टर। मेंबरशिप 3 से 8 मेंबर यूजुअली होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। हेड कौन होता है? पीएम या फिर कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, राइट, चलो, तो ये इसका कॉम्पोजिशन हो गया। ठीक है, अब पीएम जो है ही इज मेंबर ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज एक्सेप्ट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, ठीक है, कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अगर पीएम मेंबर है किसी कमिटी का तो वो उसका प्रेसिडेंट भी बनेगा। ठीक है, अब कैबिनेट कमिटीज का फंक्शन क्या है? जितने भी इश्यूज हैं या प्रपोजल्स हैं उनको फॉर्मुलेट करना फॉर कंसिडरेशन ऑफ फुल कैबिनेट। ठीक है, रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ कैबिनेट, इन डेप्थ एग्जामिनेशन जो पॉलिसी इश्यूज के हैं उनको देख पाना। ऐसा नहीं कि भाई मिनिस्टर के पास आप कुछ भी आप भेज दोगे तो हर चीज़ मिनिस्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, इंश्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज एंड कैबिनेट कैन रिव्यू डिसीजंस ऑफ कैबिनेट कमिटीज एट एनी टाइम। कौन कौन सी ऐसी कमिटीज़ हैं? पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है, सबसे पावरफुल होती है। ठीक है, पीएम चेयरमैन होते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, अगेन पीएम चेयरमैन होते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो देखती हैं, ये भी पीएम चेयरमैन है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम चेयर करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अगेन पीएम इसको वो करते हैं, एंड इट लुक्स आफ्टर द बिजनेस इन पार्लियामेंट। यहां पे पीएम नहीं है चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी। कौन है? चेयर्ड बाय सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, एंड कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, पीएम चेयरमैन होते हैं, अगेन डिसीजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं। देन पार्लियामेंट्री, ये तो कैबिनेट कमिटीज हो गई। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करते हैं। ये कौन सी कमिटीज हैं? कमिटी अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर चेयरमैन, वर्क्स अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और स्पीकर और चेयरमैन, हैज अ सेक्रेटरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरिएट। ठीक है, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कहां से मिलता है सर? आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? या तो हाउस, स्पीकर या चेयरमैन। स्पीकर या चेयरमैन के अंडर काम करेगी, स्पीकर या चेयरमैन को रिपोर्ट देगी। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरिएट होता है, दोनों का अलग अलग, एंड दो टाइप की होती है, अगेन स्टैंडिंग जो कि परमानेंट है और एडहॉक जो कि टेम्परेरी है। ये सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास पार्लियामेंट्री कमिटीज की। ठीक है, राइट, चलिए अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, पहली है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 22 में से 15 मेंबर तो आपके लोकसभा से होते हैं, ठीक है, और 7 मेंबर्स आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, क्लियर, दोनों ही हाउसेस इसको इलेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद कमिटी एस्टिमेट्स कमेटी, इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। ठीक, राइट, ओनली लोकसभा के मेंबर्स, ये याद रखेंगे, लार्जेस्ट कमेटी। देन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को देखती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, राइट, क्लियर है। देन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आपके पास है। ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इट रेगुलेट्स प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस, स्पीकर चेयर करते हैं। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस है, रूल्स कमेटी है। ठीक है, कमिटी ऑन एथिक्स है, गवर्नमेंट एश्योरेंसेस है, राइट, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, राइट, क्लियर। ये आपका वापस से समराइज्ड मैनर में लोकसभा, राज्यसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, एंड देन कमिटीज, डिफरेंट जो कमिटीज होती हैं, ठीक है, राइट। चलो, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं 24, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 118, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर के अंदर। पार्ट 3 हमारा जो पॉलिटी का आएगा, उसके अंदर हम बाकी के जो पार्ट्स हैं यहीं से स्टार्ट करते हुए एंड वी विल गो टिल द एंड, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो पॉलिटी है हमारे अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।